गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर चैप्टर इज़ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। अपने दैनिक जीवन में हमने नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग किया है और इन सब का स्वाद एक समान नहीं, सबका स्वाद टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। जैसे कि मैं एक सारणी बनाते हैं और इसके टेस्ट को यहाँ पर लिखते हैं कि किस किस का कैसा कैसा है। पर किसी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए। किसी वस्तु को स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने से किसी आपको ना कहा जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी एसिड को टच करके देख रहे हैं या उसको टेस्ट करके देख रहे हैं जो काफ़ी कंसनट्रेट है। अम्ल, क्षारक। अम्ल और क्षारक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये अम्ल होते हैं। अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रांग और एक वीक। वीक जो हम टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि नींबू का रस, संतरे का रस, और जो स्ट्रांग होते हैं उनको टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन उनका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, इसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसे होता है, इस स्वाद में भी खट्टा होता है क्या? नहीं नहीं, तो उसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। जिसका स्वाद कड़वा है, यदि आप इसके विलेन में अपनी उंगलियों के बीच चकड़े तो साबुन जैसा चिकना भी दिखाई देगा। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, चिकना होते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया कि अम्लीय है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको हम चख तो सकते ही नहीं है, तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि वो अम्ल है या क्षार है? तो इसके लिए क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं। ठीक है। जिनका उपयोग हम करते हैं, ये सूचक कहलाते हैं पदार्थ, जिनसे हमें पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है। जब हम अम्ल और क्षार में पदार्थ एक दूसरे में मिलाते हैं इनको, तो इनका रंग बदल जाता है। जैसे कि हल्दी हो गई अगर आपने देखा हो कभी कि जैसे कि हल्दी के दाग हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं और जैसे हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर टाइप का। ठीक है। जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़ल, पंखुड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं ये। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेबल दी गई, जैसे कि एस्टिक अम्ल, इसमें सिरका, फार्मिक अम्ल, चीटी का डंक, साइट्रिक अम्ल, इसमें यहाँ अम्ल बताया गया है वो किस किस में मिलते हैं। जैसे कि लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस एसिड में, विटामिन सी, टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। क्षारक की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच में साफ करने के लिए यूज़ में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसको। नाउ हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस की हम बात करें, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला ये प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इन्हें लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है। आंसू जल में इसका रंग मौव नीलचूर्ण होता है। जब इसे हम अम्लीय विलेन में मिलाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है, और अब क्षारीय विलेन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ये विलेन के रूप में तथा अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ये लाइकेन से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा वर्ग का होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये मान लीजिए कि ये नीले से लाल हो जाते हैं, तो नीले से लाल होने पर ये बताते हैं कि ये जिसमें हमने इसको चेक किया है वह अम्लीय है। और अगर ये लाल से नीले हो जाते हैं तो इसका मतलब ये क्षारीय है। और मान लीजिए ऐसा विलेन जिसमें लाल और नीले में किसी में भी कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ये उदासीन है। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके बाद हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अगले उसमें देखते हैं। देखिए, आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनमें एक विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसे सुखा लीजिए। रुई के फाये की सहायता से इस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बनाइए, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए, उन्हें एक बीकर में रखिए, उसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाइए और मिश्रण को कुछ समय रखिए। अब इसमें जब तक जल रंगीन ना हो जाए, रंगीन जल की सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5 बूंदें आप देखते मिलने में मिलाइए। सूचक का अम्लीय और क्षार की उदासीन विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, मैजेंटा, तथा क्षार की विलयन को कैसा करता है, हरा, जो कि यहाँ पर हम टेबल में ले रहे हैं।
ये बता रहा है कि अगर अम्लीय होंगे तो उनको गहरा गुलाबी मैजेंटा कर देगा और क्षार की विलयन को कैसा कर देगा, हरा रंग। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है कि अम्ल के लिए गहरा आपका मैजेंटा कलर और क्षार के लिए हरा। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय क्षारकों की उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी का रंग भूरा है और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार, ये प्रश्न बड़ा ही दुष्सार है। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ज्ञान, ना हो ज्ञान, एक पहेली है, ठीक है। ना वैसे कॉफ़ी अम्लीय होती है। इसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है उदासीनीकरण। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके अंदर आपके ना तो लिटमस ना तो नीला रंग दे, ना ही लाल रंग दे, ना लाल से नीला करे, ना नीले से लाल करे, तो ऐसा विलयन क्या होता है, आपका उदासीन विलयन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी एक्टिविटी की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षक की उसमें की जा रही है, किसी प्रणाली में हम एक चौथाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। फिनोल्फ्थालीन टीचर के निर्देश में कर रहे हैं। किसी प्रणाली में एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक नाम से भर लेते हैं। इसका रंग नोट कर लीजिए। फिनोल्फ्थालीन विलयन का रंग भी नोट कर लीजिए। सूचक की 2-3 बूंदें हम मिलाते हैं इसमें, और मिलाने पर हम देखते हैं कि प्रणाली को धीरे धीरे हिला रहे हैं और अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए, प्रणाली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन में रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन का रंग निरंतर लाते हैं, बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि इसका रंग गुलाबी ना हो जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद मिलाते हैं और देखते हैं क्या विलयन दोबारा रंगीन हो गया। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि यह विलयन क्षारकीय होता है, तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग होता है। इसके विपरीत जब ये विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगीन होता है। यानी फिनोल्फ्थालीन एज ए इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है कि जब अम्लीय होगा तो रंगीन होगा, और जब क्षारीय होगा तो गुलाबी हो जाएगा। जब किसी विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन के दूसरे प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और जब किसी अम्ल और क्षारकीय विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही कैसी रहती है, क्षारकीय। तो दूसरे शब्दों में अम्ल क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही कैसा होता है, क्षारकीय। तो उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें, क्या अनुभव करेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी कि एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा की अभिक्रिया मिश्रण को ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जिसको हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीन अभिक्रिया को हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और साथ में जल और लवण बनते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि अम्ल वर्षा से परिचित है। अम्ल वर्षा जैसे कि एसिड रेन होती है, ये वर्षा जल अम्ल की अत्यधिक होती है और ये अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा में जल में अम्ल आते कहाँ से? ये जो भी आपका पॉल्यूशन हो रहा है इससे जो मिलते हैं वाटर के अंदर, ये आपके मिलकर आपके अम्ल बना लेते हैं। और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वर्षा जल में घुलकर एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे, जंतुओं और बाकी जीवों पर बैड इफेक्ट्स डालती है। अम्ल क्षारक लवण जल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही रिएक्शन है और उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। दैनिक जीवन में उदासीन के उदाहरण हम देख चुके हैं, जैसे कि हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण हमें ना ऊपर से एक वीक बेस यानी कि वीक आपका क्षार ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इससे क्या होता है, ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। चींटी के डंक के अंदर अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। जब वो हमें काटती है तो त्वचा पर अम्लीय द्रव डालती है। सो इसको करने के लिए हम क्षार लेते हैं, बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज़ में लेते हैं, उसको हम लगाते हैं। उसको लगाने से हमारे को तुरंत ही अम्ल और क्षार मिलते हैं और हमको तुरंत ही राहत मिलती है। मृदा उपचार की बात करें, अगर मृदा मान लीजिए अम्लीय है तो हम उसमें क्षार मिलाते हैं, अगर मान लीजिए मृदा क्षार है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं। जैसे कि क्षारीय मृदा के अंदर हम चूना मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है, उससे उसको उपचारित किया जाता है। और मृदा क्या होती है, अम्ल और क्षार मिलकर मृदा उदासीन हो जाती है, जो कि पेड़ों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। कारखानों के अपशिष्ट की बात करें, कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशय में बहने से मछली और अन्य जीवन को अम्ल नष्ट कर सकता है। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में करने से पहले क्षार की उसमें पदार्थ मिलाया जाता है ताकि वो अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।